नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 16 अक्टूबर है। आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस वायरस के लिए 100% प्रभावी टीका जारी किया है? 100% प्रभावी टीका जारी किया है, वह है इबोला वायरस के लिए। इबोला वायरस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने 100% प्रभावी टीका जारी किया है, यानी कि इस टीके से इबोला वायरस का जो संक्रमण है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि इबोला वायरस के बारे में देखें तो इबोला वायरस एक काफ़ी गंभीर और घातक बीमारी है, वायरस है। और इसकी पहली बार जो खोज है या इसको जो आइडेंटिफाई किया गया था पहली बार, वो 1976 में किया गया था। कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक देश है अफ्रीका में, वहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और वहाँ एक गांव है, उस गांव के किनारे इबोला नदी बहती है, उस नदी के नाम पर ही इस वायरस का नाम इबोला पड़ा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में 1948 में की गई, उसने इसके वायरस को लेकर एक प्रभावी टीका जारी किया है अभी हाल ही में। WHO का अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। 194 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं। WHO ने जो है पूर्ण रूप से कार्य करना जो शुरू किया था वो 7 अप्रैल 1948 को किया था। इसी कारणवश प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस मनाया जाता है। और यदि हम देखें तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो मनाया गया वो 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया, यानी 2008 से इसको मनाया जाने का प्रारंभ किया गया। और इसका जो संकल्प है 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक मान्यता दी गई, इसके संकल्प को मान्यता दी गई कि 15 अक्टूबर से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को मान्यता प्रदान किया जा सके। और इसी क्रम में इस दिवस का एक उद्देश्य यह भी रहता है कि ग्रामीण और कृषि विकास में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की जो भूमिका है और उसका जो योगदान है उस पर प्रकाश डालना और लोगों तक ये पहुंचाना कि ग्रामीण महिलाएं जिस प्रकार से सशक्त रहती अपने कार्यों को करती हैं, उस पर ये प्रकाश डालना इसका एक उद्देश्य है। ऐसे ही अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर एक और दिन के लिए जाना जाने लगा 2015 के बाद। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक और संकल्प पारित किया और 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और उसके साथ साथ विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को विश्व या ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस से सैम्पेस जनजाति के लोग संक्रमित हुए। सैम्पेस जनजाति के लोग संक्रमित हुए, इनका निवास स्थान कहाँ है? सैम्पेस जनजाति का जो निवास स्थान है वह कहाँ है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो हमारा जो आंसर होगा वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ग्रुप होगा। ये हमारा आंसर होगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप में ये जो जनजाति है निवास करती है। और ये वहाँ की एक आदिम जनजाति है, यानी कि बहुत प्राचीन समय से ही वहाँ पर निवास करती है। और अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे भी ग्रेट निकोबार पर ये निवास करती है। कहाँ निवास करती है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर निवास करती है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है और इंडिया का भी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पर ही है, इंदिरा पॉइंट। और ग्रेट निकोबार पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है, उसमें घोषित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी
कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, भारत। तो हमारा आंसर होगा भारत। भारत के द्वारा एससीओ के संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी की जाएगी। भारत के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी एससीओ के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं जो बैठक होगी उसकी मेज़बानी करेंगे। और यदि सहयोग संघ एससीओ की बात करें, थोड़ा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना कुछ देशों ने मिलकर की, जिसमें नाम है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन देशों के द्वारा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में की गई। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ? संघाई में की गई, यानी कि चीन के संघाई शहर में इसकी स्थापना की गई। एक जो उज्बेकिस्तान इसमें देश है, उसको छोड़कर जितने भी देश हैं वो संघाई 5, इस संघाई सहयोग संगठन से पहले एक ये ग्रुप हुआ करता था संघाई 5 नाम से, उस में उज्बेकिस्तान नहीं था। उज्बेकिस्तान जब संघाई सहयोग संगठन बना तब उसमें वह शामिल हुआ आगे चलकर। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि केंद्र द्वारा सभी एफसीआरए खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया गया? केंद्र सरकार द्वारा सभी एफसीआरए खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई इसका उत्तर होगा। भारतीय स्टेट बैंक को नामित किया गया है कि जितने भी एनजीओज हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वे जितने भी विदेशी फंड प्राप्त करेंगे, चंदा प्राप्त करेंगे, उनके लिए 31 मार्च 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक की जो नई दिल्ली की शाखा है, न्यू दिल्ली ब्रांच है, उसमें एक एफसीआरए अकाउंट खोलने के लिए कहा गया है। एफसीआरए की फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो भारतीय पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, किसको रेगुलेट करने के लिए? जो विदेशों से एनजीओ को फंड आता है, चंदा आता है, उसको रेगुलेट करने के लिए किया गया है। और अभी हाल ही में सितंबर में ही इसमें संशोधन किया गया संसद के द्वारा, और इस संशोधन के द्वारा ही एफसीआरए के खाते जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोले जाने के लिए एक अकाउंट अलग से बनाने की घोषणा की गई है, बात कही गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशियन विकास बैंक यानी एडीबी। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर IMF। IMF प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी करता है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा IMF द्वारा जारी किया जाता है, जिसे विश्व आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट भी कहा जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर यदि देखें तो भारत 2020 में पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में बांग्लादेश से काफ़ी नीचे गिर गया है, उसके नीचे खिसक गया है। और ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों के बीच में भी भारत की जो विकास दर है वो बहुत ज़्यादा धीमी पड़ गई है। और इसके साथ ही यदि हम देखें तो ये 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में भारत की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम रही है। और इस रिपोर्ट में एक बात और मेंशन है कि पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत साउथ एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश होगा अभी आने वाले कुछ समय में, जो इसमें इस रिपोर्ट में प्रेडिक्शन की गई है, अनुमान लगाया गया है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि भारत से ऊपर बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये देश भारत से ऊपर होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ के जो वीडियो है उसमें आप IMF और ब्रिक्स से संबंधित और डिटेल देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किस वित्तीय संस्थान ने मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा एशियाई विकास बैंक। ADB ने भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश के जो अर्बन और
लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस ऋण का जो उपयोग किया जाएगा वो वाटर सप्लाई और सीवेज मैनेजमेंट का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए किया जाएगा। एडीबी के बारे में यदि देखें तो एबीडी एक रीजनल बैंक है, एक क्षेत्रीय डेवलपमेंट बैंक है या कहा जाए रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 में की गई थी, 1966 में की गई थी। और जनवरी 1967 में, यानी कि एक साल बाद 67 में इसने पूरी तरीके से काम करना अपना शुरू किया था। 1 जनवरी 1967 से पूरी तरीके से काम करना शुरू किया था। और इस बैंक की स्थापना का जो एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो यह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसको गति प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और एडीबी की जो अध्यक्षता है वो हमेशा जापान द्वारा की जाती है और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। और सदस्य देशों की संख्या यदि हम देखें तो इसमें सदस्य जो हैं वो 68 है, 68 सदस्य हैं। इसके बाद अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला विश्व का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? सफ़ेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला विश्व का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा, नागा अर्जुन सागर पार्क श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, काजीरंगा असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर होगा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा। ये देश में अन्य चिड़ियाघरों से अलग, उसके बिल्कुल विपरीत नंदनकानन जो है वो जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। नहीं तो चिड़ियाघर को अधिकांश देखा जाता है कि शहरों में स्थापित किया जाता है, लेकिन ये जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। और ये सफ़ेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर का मतलब होता है जिनके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, उनको मेलेनिस्टिक टाइगर कहा जाता है। तो मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग, प्रजनन वाला ये जो है विश्व का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जो नंदनकानन है। कहाँ है ये? ओडिशा में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, वह भारतीय सैन्य अभियान जिसके तहत चीन के विरुद्ध पहाड़ी क्षेत्रों पर सैन्य तैनाती की जाती है। ये सैन्य तैनाती की जाती है, तो इसका आंसर होगा, हमारा पहला आंसर देख लेते हैं, हिम तेंदुआ। ऑपरेशन हिम तेंदुआ को जो है चीन के विरुद्ध पहाड़ी क्षेत्रों पर सैन्य तैनाती के लिए शुरू किया गया। और ये जून माह में हमने देखा कि भारत और चीन के सैनिकों के द्वारा जो गलवान घाटी में अधिकार क्षेत्र को या क्षेत्राधिकार को लेकर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और ऑपरेशन हिम तेंदुआ के तहत जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे सैनिक तैनात रहेंगे अब से चीन को काउंटर करने के लिए। तो ये हमारा अगला प्रश्न क्या है? वह प्रश्न है, वह संवैधानिक अनुच्छेद जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने से रोकती है। वह संवैधानिक अनुच्छेद जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने से रोकती है। तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 21 वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार को दिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उनमें से अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में जो एक उसकी परिभाषा है उसमें निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को भी रखा गया है। तो जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब है वो सरकार को अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से कुछ जानकारी लेने का अधिकार देता है, किस विषय में कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं या उनके जो अनाउंसमेंट है उसके लिए लोगों के क्या विचार हैं या उनके क्या चीज़ सार्वजनिक जो भावनाएं हैं उनकी क्या भावनाएं हैं उनका एनालिसिस करने के लिए जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, बिना उस सोशल मीडिया यूज़र के
जानें। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब को स्थापित करने का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था उसको वापस लेने को लेकर अपनी जानकारी को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो अनुच्छेद 21 हमारा निजता के अधिकार से भी संबंध रखता है। आप जानते हैं कि जीवन जीने का जो अधिकार है प्रतिष्ठा के साथ, वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। तो ये हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको सहायता मिलेगी। और जो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।